हेलो, आई एम विनोद कुमार प्रजापत और आज एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। हमने पिछले जो वीडियो था या पिछला वीडियो था उसमें संयोजकता के बारे में बताया था, लेकिन माइक के इश्यू होने के कारण आपको कुछ समझ में नहीं आया शायद। तो हम आप वापस उस चीज़ को रिवाइज करेंगे और यौगिक कैसे बनते हैं आपको वो समझाएंगे। तो कृपया करके बोर्ड के सामने देखिए क्या होता है। हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अष्टक का नियम, ऑक्टेन लॉ, अष्टक का नियम। ठीक है, अष्टक के नियम के अनुसार क्या था कि अगर कोई भी न परमाणु है हमारे पास तो उसका कोई ना कोई नाभिक होगा। अब नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो अगर कोई भी परमाणु है उसकी परमाणु संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, Z। तो परमाणु संख्या, सॉरी आपको छोटा दिख रहा है तो हम बड़ा लिख देते हैं। तो परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या तीनों क्या होती है, बराबर होती है। हम अभी प्रोटॉनों की बात नहीं कर रहे, हम अभी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमको अभी क्या पढ़ना है, संयोजकता के बारे में। तो इधर देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अगर कोई भी परमाणु है उसमें परमाणु संख्या जितनी है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने पाए जाएंगे। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है, नाभिक जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी तरह का चार्ज या फिर आवेश नहीं पाया जाता है, ये एक अनावेशित पार्टिकल होता है। और जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस आवेश पाया जाता है, मतलब प्लस चार्ज पाया जाता है। तो ये सब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब जो नाभिक होता है, जैसे मान लो आपके पास ये नाभिक है किसी भी परमाणु के लिए, तो उसके चारों ओर उसकी जितनी परमाणु संख्या होगी उतने इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु कक्षाओं में क्या होंगे, चक्कर लगाएंगे। अब जो परमाणु कक्षाएं होती है उनको उनकी संख्या के आधार पर, जैसे पहली कक्षा है तो उसको हम K मानते हैं, अगर दूसरी कक्षा है तो उसको L मानते हैं, अगर तीसरी कक्षा है तो उसको M मानते हैं, अगर चौथी है तो N, पांचवी है तो O, डॉट 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 हैंड्स ऑन चलती रहती है। अब इधर देखो, जो पहला वाला K कोश होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम। दूसरा वाला जो कोश होता है उसमें अधिकतम 8 भर सकते हैं, तीसरे वाले में भी 8 भर सकते हैं, चौथे में भी 8 भर सकते हैं, पाँचवें में भी 8 भर सकते हैं। मतलब K एक अपवाद होता है जिसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इधर देखिए, जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही परमाणु संख्या है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भी रहेगी, एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन है इसमें जो इसके चारों ओर घूम रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं स्थायित्व का नियम। स्थायित्व का नियम क्या कहता है, इधर देखिए आपको पहले भी अक्षरों के छोटे बड़े होने में प्रॉब्लम थी, तो अगर इस वीडियो में प्रॉब्लम होती है तो हम अगले वाले में थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। अब स्थायित्व के नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में या फिर किसी भी कोश में घूम रहा है, तो अगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, K कक्षा है, तो इसमें अधिकतम या तो 2 हो सकते हैं या फिर 0 हो सकते हैं, अधिकतम 2 और न्यूनतम 0। तो स्थायित्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी अष्टक है या फिर कोई भी कोश है, कक्षा है, यदि या तो वो पूरा भर जाए है ना इलेक्ट्रॉनों से, या फिर पूरा खाली हो जाए, तभी वो परमाणु स्थायी रहता है। जब तक उसमें जैसे बोलते हैं कि दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें उसका अष्टक पूरा भरा हुआ नहीं है या फिर खाली है, तो उस घटना में वो अस्थायी रहता है। तो कोई भी परमाणु होता है वो अस्थायी स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। इस घटना में हम क्या करते हैं कि जो परमाणु होता है उसको स्थायी करवाने की कोशिश करते हैं। अब यदि हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या 1 है, Z, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है, तो हम क्या करते हैं कि या तो K कोश को पूरा खाली कर दो, 0 बना दो, या फिर 2 बना दो। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं इस कोश में मतलब अधिकतम 2 ही भर सकता हूँ, तो यदि इसमें 1 भर दो और तो K खत्म हो पूरा भर जाएगा। तो इसकी अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन को कोश के अंदर भरता हूँ तो इस टाइम जो संयोजकता होती है, जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, वो माइनस में हो जाती है। किसी को भी कोई दे रहे हैं है ना चार्ज, या फिर प्रोटॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उस घटना में जो इसका चार्ज होता है वो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ ही कोई है ना, जितने हम इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं या फिर अंदर कोश में भर रहे हैं, उसी घटना को हम संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में
हमने है ना कोश को पूरा करने के लिए है ना हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था और मुझे 2 कंप्लीट करने हैं, तो 2 को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन को अंदर कोश में भरा, तो इस टाइम इसकी सांद्रता क्या हो गई -1। अब अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाल सकता हूँ तो मेरे पास कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0। तो मैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूँ तो उस घटना में क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन +1 हो जाता है। इसी प्रकार जैसे हीलियम होता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चक्कर लगा रहे हैं, तो के में ऑलरेडी 2 भरे हुए हैं, तो हम इसको छेड़ते नहीं, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। तो ये क्या हो जाता है अक्रिय हो जाता है, किसी से क्रिया नहीं करता। ऐसे कैसे अगर हम लिथियम पे चलते हैं तो लिथियम में के कोश तो ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब लिथियम इसका Z कितना है 3, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है 2 और 1, मतलब 2 तो मैंने के में भर दिए और 1 किसमें भरा L में, तो 2 और 1 3, तो 2 तो ऑलरेडी तुम्हारे पास भरे हुए हैं और L में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन ही है। अब या तो L में हम कितने भर सकते हैं अधिकतम 8, या तो मैं ये जितने कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको 8 कर दूँ, या फिर है ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जो कोश है L कोश, ये तो K कोश हो गया, ये L कोश हो गया, इन दोनों में से L कोश में यदि या तो 8 कंप्लीट कर दूँ या फिर 0 कर दूँ। 8 कंप्लीट करने में मुझे 7 इलेक्ट्रॉन अंदर डालने पड़ेंगे, है ना, और 0 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मुझे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, जिसमें इसकी एनर्जी कम है ना, जिसमें कम एनर्जी वेस्ट होगी हम वो वैलेंसी इस्तेमाल करेंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी कम लग रही है तो हम इसकी जो संयोजकता होती है वो +1 ले लेते हैं। इसी तरह है ना काफ़ी सारे जो होते हैं इन सब की वैलेंसी हम निकालते रहते हैं। अब क्या होता है कि कंपाउंड्स बनाते हैं हम कई बार, तो जैसे हमेशा कंपाउंड बनाते हैं यौगिक, यौगिक को हम इंग्लिश में लिखते हैं कंपाउंड। जैसे हम कंपाउंड बनाते हैं तो इसमें क्या करो, जो आगे वाली चीज़ होती है वो हमेशा क्या होती है धनायन, और जो पीछे वाली चीज़ होती है या फिर पीछे वाला जो तत्व होता है वो क्या होता है ऋणायन। अब इस घटना में धनायन हमेशा क्या होती है धातुएं, और ऋणायन क्या होती है अधातुएं। अब ये कैसे है ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे यौगिक बन रहे हैं, चाहे ये है ना धनायन के हो या ऋणायन के हो। इधर देखिए, जैसे आपके पास है ना वो चीज़ लीजिए जिनकी संयोजकता है प्लस में है, और वो चीज़ लीजिए अधातु में वो लीजिए जिनकी संयोजकता है किसमें हो माइनस में हो। तो इस घटना में हम क्या कर सकते हैं इधर देखिए, जैसे आपने नमक का सूत्र पढ़ा है, जैसे सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम और क्लोराइड, यह नाम लगभग सबने सुना है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम का सूत्र या फिर प्रतीक क्या होता है Na, और क्लोराइड का क्या होता है Cl। अब Na की जो वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है +1, और क्लोरीन की क्या होती है -1। बस यहाँ तक हमारे काम आती है कि वैलेंसी है ना कि किसी भी कंपाउंड को माइनस धातु या अधातु प्रदर्शित कर सके, या फिर उसके जो नंबर्स होते हैं वो डिनोट कर सके। अब इसके बाद प्लस या माइनस काम नहीं आता। अब यहाँ पे क्या आता है Na को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, Na को 1 से गुणा कर दो और Cl को 1 से गुणा कर दो। Na को 1 से गुणा करूँगा तो Na, और Cl को 1 से गुणा करूँगा तो Cl। इसी तरह हम सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है उसका सूत्र हम क्या पढ़ते हैं NaCl। ठीक है, आया समझ में। देखो एक और बताते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड। एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि जब भी कोई है ना ऋणायन पीछे की ओर जुड़ता है तो उसके पीछे आइड लगा दिया जाता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का हमने क्या लगा दिया क्लोराइड, जैसे वैसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमने क्या लगा दिया ऑक्साइड, तो आइड लगा दिया जाता है माइनस की तरफ। तो जैसे सोडियम को हम कैसे लिखते हैं Na और इसकी संयोजकता +1, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं O, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है -2, तो -2 दोनों को गुणा करवाओ, साइन से हमको कोई मतलब नहीं है चिन्ह से, तो Na को 2 से गुणा कराया Na2, और O को 1 से गुणा कराया Na2O। तो ये होता है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। जैसे हमारे पास होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोरीन का क्लोराइड, मैग्नीशियम का Mg का क्या होता है +2, Cl का क्या होता है -1, दोनों को गुणा करवाओ, Mg को 1 से गुणा करवाऊंगा तो Mg, Cl को 2 से गुणा कराऊंगा तो Cl2। आया समझ में। वैसे के वैसे हमारे पास कुछ एक है ना क्या बोलते हैं समूह होते हैं, समूह में हमारे पास कई सारे आते हैं, जैसे होता है SO4,
ये 2 माइनस, मतलब ये इसकी क्या होती है संयोजकता, SO4 की 2 माइनस, ठीक है। फिर SO3 की 2 माइनस, फिर NO2 या फिर NO3 का होता है 1 माइनस, फिर OH का क्या होता है 1 माइनस, फिर हमारे पास OH आ गया, NO3 आ गया, SO3H आ गया। कई सारे होते हैं जो है ना, जैसे जैसे याद आएंगे आपको लिखवा देंगे। जैसे कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2 माइनस, ठीक है। जैसे हम कई बार बनाते हैं, क्या बनाते हैं इधर देखिए, जैसे इधर देखो, इधर बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बनाते हैं कई बार, दूसरा ले लो, पोटेशियम ले लेते हैं इस बार। तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को क्या लिखते हैं कि सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4। पोटेशियम का क्या होता है +1, इसका क्या होता है -2, दोनों को गुणा करवाओ क्या होगा K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र ऐसे बनता है। जैसे होता है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कई बार पढ़ा है किताबों में, चाहे 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, 10th क्लास हो, जैसे भी क्लास होती है हमने सब में पढ़ा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, जैसे Ca, जैसे ये राशि Ca का +2 और कार्बोनेट का CO3 -2, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो इस घटना में 2 से 2 चला गया। यहाँ पे क्या होता है, एक बचा, यहाँ पे एक बचा, तो Ca को 1 से गुणा करवाओ CO3 को 1 से गुणा कराओ CO3, है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे ये OH को बढ़ते हैं हम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के लिए हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, लिथियम को क्या लिखते हैं Li, हाइड्रोक्साइड को OH। लिथियम का क्या होता है, जो देखिए +1, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है -1, तो इसका क्या हो जाएगा LiOH। और ये भी ध्यान रखें कि जो आप लाइन में लिख रहे हैं, जो छोटे अक्षर हैं वो छोटे ही रहने चाहिए और जो बड़े अक्षर हैं वो बड़े ही रहने चाहिए, ठीक है, वरना कई बार रॉन्ग हो जाते हैं जब आप लिखते हो, ठीक है। अब इधर देखिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर हम कई बार लेते हैं जैसे एल्यूमिनियम, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन धातु की भूमिका भी निभाता है और अधातु की भूमिका भी निभाता है। तो जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के 2 उदाहरण लेता हूँ, एक साइड ले रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक साइड ले रहा हूँ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इधर देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज़ आगे रहती है हाइड्रोजन, तो हाइड्रो, तो अगर आगे है तो इसकी संयोजकता किसमें होती है प्लस में, और अगर हाइड्राइड मतलब पीछे लगा हुआ है तो इसकी संयोजकता किसमें होगी -1 में। अब क्लोरिक है तो क्लोरीन HCl, हम ये तो सूत्र होता है। अब कैसे बना, CS हाइड्रोजन का +1 टेबल से देखिए, क्लोरीन का -1 टेबल से देख सकते हैं, दोनों को गुणा करवाओ क्या बनेगा HCl। और एल्यूमिनियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, ये देखो एल्यूमिनियम +3, ठीक है। और हाइड्रोजन की कितनी होती है -1, तो गुणा करवाओ, Al को 1 से गुणा करवाऊंगा, Al हाइड्रोजन को 3 से गुणा करवाऊंगा, AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसी प्रकार से हमारे काफ़ी सारे सूत्र बनाए जाते हैं। कुछ एक समूह होते हैं जो हमको याद रखने पड़ते हैं, जो आपकी किताबों में दे रखे होते हैं, कार्बोनेट, इसको हम पढ़ते हैं सल्फेट, इसको हम पढ़ते हैं सल्फाइट, फिर इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रेट, फिर हम इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं हम कार्बोनेट। फिर अगर केवल S होता है, ठीक है, S-2 या फिर S2-, तो ये होता है सल्फाइड, ये होता है सल्फाइट, ट फॉर टमाटर, और ये होता है सल्फाइड, ड फॉर डमरू, ठीक है। फिर आता है, एक तो आता है नाइट्रेट और एक आता है
और क्या होते हैं कई सारे, जैसे OH आ गया, कार्बोनेट आ गया, सल्फाइड आ गया, ठीक है, खूब सारे हैं। अगर कुछ एक और होंगे तो इस जो टॉपिक है इसके नोट्स में इसके नीचे वीडियो के लिंक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप देख लेना। और अगर आपको कोई टॉपिक इसके अलावा समझना है, कुछ क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको लिख के, जो टाइपिंग करते हैं आप। और आपको अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अगर वो समझ में आ रही है अच्छे से, तब तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन होता है उस पर दबा दें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि दूसरों का भला हो, कर भला हो भला, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।